पुस्तक का नाम आर्थिक स्वावलंबन, भाग 1, ऑडियो 6। 4। स्वावलंबन एवं बेरोजगारी निवारण हेतु कुटीर उद्योग का सहारा लेना होगा। आजादी के बाद अपनाई गई औद्योगिक नीति एवं उसके दुष्परिणाम। 1। अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी व सुदृढ़ बनाने के प्रमुख आधार। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी व सुदृढ़ बनाने के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, कृषि व उद्योग, जिसके सहारे अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुना जाता है, किंतु इनका स्वरूप प्रत्येक देश के लिए एक सा रहे ऐसा संभव नहीं हो सकता। अपनी भौगोलिक व सामाजिक स्थिति के अनुसार ही उसका स्वरूप बनाना पड़ता है। यदि अपनी स्थिति के अनुरूप इसकी नीति नहीं बनाई जाती तो इसके सत परिणाम निकालना संशयपूर्ण ही रहता है। 2। अपने राष्ट्र की विशेष स्थिति एवं आवश्यकता। अपने राष्ट्र की स्थिति दूसरे देश से भिन्न है। अपना देश मूलतः ग्राम प्रधान एवं कृषि प्रधान देश है। इसके अनुरूप ही इसकी आवश्यकता भी है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ आबादी एवं कृषि भूमि का अनुपात दूसरे देशों से भिन्न है। यहाँ आबादी की सघनता है। दुनिया की कुल आबादी का 16% और कृषि योग्य भूमि का 6% भाग हमारे यहाँ उपलब्ध है। स्पष्ट है कि प्रति यूनिट भूमि पर कार्य करने के लिए श्रम अधिक उपलब्ध है। समृद्ध देशों में काम अधिक व श्रम शक्ति कम है, इसलिए उन्हें महंगा श्रम खरीदना पड़ता है या फिर स्वयं चालित मशीनें लगानी पड़ती है। वहाँ हर श्रमजीवी को आसानी से अच्छे पैसे वाला काम मिल जाता है। उद्योगों का मशीनीकरण करना ऐसे देशों की आवश्यकता है। हमारे देश की स्थिति की आवश्यकता है कि उपलब्ध श्रम का सुनियोजन किया जाए। मशीनीकरण का उद्देश्य श्रम को सरल व उत्पादक बनाना तो हो सकता है, श्रम को बेकार करना नहीं। 3। आबादी के बाद यूरोप की औद्योगिक क्रांति का अंधानुकरण एवं उसके दुष्परिणाम। वास्तव में श्रम शक्ति की उपलब्धता किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण संपदा है, परंतु यह एक विडंबना ही है कि श्रम संपदा जो हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होना चाहिए थी, उसका सुनियोजन न किए जाने के कारण वही आज बेरोजगारी के रूप में राष्ट्रीय अभिशाप बनी हुई है। यह हमारी यूरोपीय देशों के मशीनीकृत औद्योगिकरण के अंधानुकरण की नीति का ही परिणाम है। आजादी के बाद अपनी औद्योगिक एवं कृषि नीति को अपनाते समय हमने अपने यहाँ की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति के अनुरूप आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई यूरोप की औद्योगिक क्रांति से प्रभावित होकर हमने उनका अंधानुकरण किया और मशीनीकृत बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया और उन्हें शहरों में स्थापित किया, अर्थात मशीनीकरण एवं शहरीकरण को औद्योगिक नीति का अंग बनाया। इसके निम्न दुष्परिणाम आज राष्ट्र के सामने हैं। 1। परंपरागत ग्रामीण औद्योगिक ढांचे का टूटना व गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त होना। पहले गांव अपने आप में पूर्ण हुआ करते थे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामवासियों को बाहर की ओर नहीं ताकना पड़ता था। अपने गांव का उद्योग व हस्तकला ही भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया कहे जाने का आधार था। शहरों के औद्योगिकरण की हवा ने गांवों की इस आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। परंपरागत पुराने व नए औद्योगिक ढांचे में तालमेल न बनाए रख सकने के कारण गांव में ऐसे कई लोग बेकार हो गए जो पहले अपनी उपयोगिता रखते थे। लुहार, बढ़ई, जुलाहे, मोची, रंगरेज, तेली, सुनार, कुम्हार, कहार, धोबी, नाई आदि कई वर्ग थे जिनके व्यवसाय औद्योगिकरण की चपेट में आ गए, क्योंकि उनका कुटीर उद्योग का माल बड़े मिलों में बने माल की स्पर्धा में टिक नहीं सका। अतः यह परंपरागत दस्तकार वर्ग बेकार हो गया जो गांव छोड़कर शहर जाने के लिए विवश हुआ। सेवा वर्ग से जुड़े लोग भी शहर की चकाचौंध की आकर्षण में शहर चले गए। फलतः अनेकों दैनिक आवश्यकता का सामान एवं सेवाएं जो गांव में उपलब्ध होते थे, उनके लिए आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इसके लिए ग्रामीण अब नगरों कस्बों पर निर्भर है। 2। रोजगार व सुविधाओं की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन। गांव
एवं शहर दोनों की समस्याएं बढ़ना, रोजगार एवं सुविधाओं की तलाश में गांव से शहरों की ओर तेजी से पलायन हुआ। आजादी के समय देश की 80% जनता गांव में बसती थी, परंतु 50 वर्ष के विकास के फलस्वरूप लगभग 8% जनता का पलायन शहरों की ओर हुआ। आज स्थिति यह है कि थोड़ी सी शैक्षणिक स्थिति ठीक होते ही व्यक्ति गांव को छोड़ना चाहता है। लाचारीवश जो गांव में रह रहा है, मानसिक रूप से वह भी शहर में ही रहता है। गांव से शहरों की ओर पलायन से जहां गांव का स्वरूप बिगड़ा है, गंदी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों के रूप में बढ़ती आबादी ने आवास, बिजली, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बढ़ते अपराधों के रूप में शहरों के लिए अनेकों समस्याएं पैदा कर दी। गांव छोड़कर आए गंदी बस्तियों में बसे ये ग्रामीण स्वयं तो नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं ही, शहरों को भी नरक बना रहे हैं। सभी महानगरों में गंदी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर अच्छी बस्ती भव्य भवन, फ्लाईओवर के साथ अनेक झुग्गी झोपड़ियां उग आती है। सेंसस आंकड़ों के अनुसार शहरों की कुल आबादी का 25-30% इन गंदी बस्तियों में बसता है। मुंबई की आधी यानी 50%, दिल्ली की 40% आबादी इनमें रहती है। ये गंदी बस्तियां हमारे 50 वर्ष के विकास पर भारी कलंक है। 3. मशीनीकृत उद्योगों से बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी। मशीनीकरण से बेरोजगारी बढ़ती है, यह एक सुनिश्चित निर्विवाद सत्य है। एक मशीन के लगते ही कई हाथ बेकार हो जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक फैक्ट्री, कारखाना लगता है तो दलील दी जाती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, परंतु यथार्थ यह होता है कि बड़े कारखाने 1000 को काम देकर लाख को बेकार बनाते हैं। पिछले 50 वर्ष का औद्योगिक विकास मशीनीकरण पर आधारित रहा है। बड़े कारखाने ने न केवल गृह उद्योगों का मार्ग अवरुद्ध किया है, बल्कि मशीनीकरण के आधुनिकीकरण ने बेरोजगारी को और अधिक तेजी से बढ़ाया है। जिस रफ्तार से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, उससे भी अधिक तेज रफ्तार से बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लगभग 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या इससे बहुत ज्यादा है। इसमें हर साल इजाफा होते जा रहा है। अनुमान है कि करीब 2 करोड़ लोग प्रति वर्ष रोजगार की तलाश में निकलते हैं। 1.6% की रफ्तार से बढ़ती आबादी प्रति वर्ष 2.51% की दर से काम करने लायक लोगों को बढ़ा रही है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए उसकी शिक्षा बोझ साबित हो रही है, तो अशिक्षित लोगों को रोजगार की तलाश में अपने गांव घर से पलायन करना पड़ रहा है। कुंठा, अभाव, असुरक्षा की भावनाओं से ग्रस्त कितने युवा सही दिशा पाने के बजाय आपराधिक गतिविधियों का शिकार हो रहे हैं। बेरोजगारी से तंग आकर अपने समूचे परिवार को खत्म करने की घटनाएं आए दिन अखबारों में छपती है। स्थिति निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। रोजगार के अवसर निरंतर सिकुड़ते जा रहे हैं। सन 1991 में संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की वार्षिक दर 1.44% थी, जो सन 1997 में घटकर 1.09% हो गई। यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की वार्षिक दर सन 1991 में 1.52% से घटकर 1997 में 0.67% रह गई। आबादी 1.6% की दर से बढ़ रही। उदारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने जिस उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया है, उसने उद्योग जगत की दिशा बदल दी। पूंजी और तकनीकी के इस नए विलय ने जहां एक ओर उद्योगों को कम श्रमोन्मुखी बनाया है, वहां दूसरी ओर बाजार में इन व्यवसायों के लिए खास किस्म की शिक्षित और प्रशिक्षित श्रम शक्ति की जरूरत पैदा की है। पहले जो काम 8 हाथ करते थे, अब कंप्यूटर युग में 2 हाथ कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीति है कि प्रबंधन को मोटी तनख्वाह देकर आम कर्मचारियों से कम आय में ज्यादा से ज्यादा काम। पुरानी इकाइयां बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरकारी तंत्र की चरमराती
विकट होती जा रही आर्थिक स्थिति में केंद्र सरकार भी रोजगार हटाओ अभियान के लिए मजबूर है। सरकारी अर्ध सरकारी क्षेत्र में जबरदस्त छटनी चल रही है। कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस देने के लिए विश्व बैंक से कर्जा लिया जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही बेरोजगारी से कभी भी भयानक अराजकता का माहौल बन सकता है। 4. बड़े उद्योगों से निकलता धुआं, विषाक्तता एवं उसके प्रभाव। औद्योगिकरण के लिए लगाए गए कारखानों की चिमनियों से निकलता धुएं के रूप में निकलती विषाक्त गैसें एवं निष्कासित रासायनिक जल, वायु एवं भूमिगत जल को प्रदूषित कर अनेक प्रकार के समस्याएं पैदा कर रहे हैं। वायु प्रदूषण एक भारी संकट का रूप लेता जा रहा है। इससे जहां एक ओर वायुमंडल का तापमान बढ़ने तथा ओजोन परत में छेद होने के कारण संकट पैदा हो रहा है, वहीं अनेक प्रकार के बीमारियां मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर रही है। वायु प्रदूषण के कारण जहां एक ओर जुकाम से लेकर दमा, दिल का दौरा, फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य कई घातक रोग पैदा हो रहे हैं, वहीं वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि प्रदूषण की मार शुक्राणुओं पर भी होती है। इससे ऐसा लगता है कि धरा का स्वामी कहलाने वाला बुद्धिवादी मनुष्य अपनी संतानोत्पत्ति की क्षमता भी हो सकता है। इसकी वजह पुरुष के वीर में धीरे धीरे शुक्राणुओं स्पर्म की संख्या कम होना बताया गया है। अब यह समस्त विश्व की समस्या बन रही है। हमारे देश में इस पहलू पर मुंबई के प्रजनन अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों ने देश के विभिन्न लोगों से प्राप्त वीर्य के 1500 नमूने पिछले 10 वर्ष में एकत्रित की। खोजबीन से नतीजा निकला है कि भारतीय पुरुषों के वीर्य की क्वालिटी खासी गिर गई है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या तो कम हुई ही है, असामान्य शुक्राणुओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इतनी ज्यादा कि सामान्य शुक्राणुओं की संख्या 30% से भी कम है। इसी बीच बेंगलुरु के वैज्ञानिकों आर.एच. मेहता और टी.सी. आनंद कुमार ने बेंगलुरु के पुरुषों के वीर्य पर अध्ययन करके ठीक यही निष्कर्ष निकाले। यह शोध पत्र 1997 में प्रकाशित हुआ। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा बेंगलुरु में जबरदस्त वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। उन्होंने वीर्य की क्वालिटी और हवा में मौजूद ठोस कण, सल्फर डाइऑक्साइड और शीशे के बीच रिश्ता स्थापित करने की कोशिश भी की। भारतवर्ष के लगभग सभी महानगरों में, विशेषतया औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण एक भयंकर संकट बन चुका है। 4.2 बेरोजगारी निवारण हेतु कुटीर उद्योगों का सहारा। 1. कुटीर उद्योग परिभाषा। कुटीर उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योगों से होता है जो व्यक्तिगत आधार पर घरों में परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। इनमें न अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, न साजो सामान की जरूरत पड़ती है, कच्चे माल और कुशलता की। इन दोनों की ग्रामीण क्षेत्र में कमी नहीं। समुचित मार्गदर्शन के अभाव में ही इस कौशल प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं हो पाता। अतः प्रतिभा को उभारने, परिष्कृत करने की आवश्यकता है। 2. बेरोजगारी निवारण में ग्रामीण भारत के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को प्राथमिकता, उसकी विशेष समस्याएं एवं समाधान। बेरोजगारी निवारण में भारत के ग्रामीण क्षेत्र की बेकारी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि 3/4 भारत कुल आबादी का लगभग 72% इसी बिखरी भूमि में अदक्ष बनकर पड़ा है। इन्हीं की गरीबी वास्तविक गरीबी है। शहरों में रहने वाले तो किसी प्रकार कुछ काम प्राप्त करके अपना भला बुरा गुजारा चला लेते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ सूझ न पड़ने जैसी स्थिति बनी रहती है। 3. अपने यहाँ सुसंपन्नों के नगण्य से अनुपात को छोड़कर शेष भारत को कृषक या मजदूर के रूप में अपनी जीविका उपार्जित करनी पड़ती है। यह दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जिनका कार्य सदा सर्वदा नहीं रहता। प्रायः आधा वर्ष लोगों को बेकारी में काटना पड़ता है। काम के दिनों में जो कमा लिया था उसी के सहारे बेकारी वाले दिन काटने पड़ते हैं।
4. बेकारी की अवस्था में कोई रचनात्मक लक्ष्य या काम सामने न होने पर खाली दिमाग शैतान का कार्य करता है। वे अपने ढंग से विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसन, कलह, विग्रह, अनाचार का ताना बाना रचते और उसे कार्य रूप में परिणत करते हैं। बेकारी शरीर व मन को जंग लगाकर निकम्मा बना देती है और आलस्य व प्रमाद का पक्षधर स्वभाव बनाती है। समाधान: ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प है कि खाली समय में गृह उद्योगों का आश्रय लिया जाए। ध्यान देने की बात यह है कि गरीबी की जन्मदात्री बेकारी है। इससे निपटे बिना दरिद्रता से पीछा छूट पाना संभव नहीं है। अपने देश में कृषि और मजदूरी के अतिरिक्त आजीविका उपार्जन का सशक्त, व्यापक, सर्वसुलभ आधार कुटीर उद्योगों का ही हो सकता है। अतः देश की गरीबी मिटाने व उसे स्वावलंबी बनाने के लिए गृह उद्योगों को पुनः जीवित करना पड़ेगा ताकि बेरोजगारी दूर की जा सके। 3. राष्ट्र की बेरोजगारी निवारण हेतु युग ऋषि द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांत एवं सूत्र। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने राष्ट्र की गरीबी व बेरोजगारी निवारण के लिए निम्न सूत्र दिए हैं। 1. श्रम की प्रचुरता एवं नियोजन हेतु पूंजी की न्यूनता की स्थिति में कुटीर उद्योग ही एकमात्र समाधान दे सकते हैं। इन्हीं से बेरोजगारी मिटाने व असंख्य ग्रामीणों की औसत आय बढ़ाने का शाश्वत आधार बन सकता है। ज्ञात है कि श्रम आधारित हस्तचलित ऐसे उद्योग जिसमें मशीन का कम से कम इस्तेमाल हो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। 2. कुटीर उद्योग को हर घर में स्थान मिले, हर खाली हाथ को काम मिले। गरीबी मिटाने के लिए गृह उद्योग, कुटीर उद्योगों का ऐसा ढांचा खड़ा करना होगा ताकि हर घर में कोई न कोई कुटीर उद्योग चले और कोई भी खाली न बैठे, भले ही उसकी खपत अपने घर में हो या पराये घर में। सर्वसाधारण की दरिद्रता से जूझने का एक सार्वजनीन आम उपचार यही है कि कुटीर उद्योग को हर घर में स्थान मिले। इससे न केवल आमदनी बढ़ेगी वरन तंदुरुस्ती व कुशलता में अनायास ही वृद्धि होगी। कुछ छोटे कुटीर उद्योग ऐसे हैं जिन्हें घर पर लगाया और खाली स्तर की महिलाओं, वृद्धाओं एवं बच्चों तक को अपनी योग्यता व क्षमताओं कुछ न कुछ उत्पादन कर सकने की स्थिति में लाया जा सकता है। जापान व चीन ने इसी आधार को आर्थिक प्रगति की। 3. खपत के अनुसार उत्पादन एवं उत्पादन के अनुरूप खपत हो। इस एक सूत्र में उद्योगों के चयन व विपणन की समस्या का समाधान दिया गया है। 4. ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कौशल का अभाव नहीं है, अभाव है तो दिशा धारा का। अतः प्रतिभा को उभारने निखारने की आवश्यकता है। युग परिवर्तन की इस महत्वपूर्ण बेला में जबकि राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए नए ढंग से आर्थिक ढांचा खड़ा किया जाना है, व्यक्तिगत व सामाजिक स्वावलंबन हेतु किए गए प्रयासों में उपरोक्त सूत्रों को ध्यान में रखना होगा। अर्थतंत्र के परिवर्तन के संबंध में युग ऋषि की उद्घोषणा। आने वाले दिनों में कुटीर उद्योग ही प्रमुख होंगे। ये गांव कस्बों में चलेंगे और सहकारी समिति स्तर पर इनका ढांचा खड़ा होगा। असमंजस उनके सामने है जो बड़े व्यवसायों में फंसे हैं, उन्हें समय के साथ बदलना होगा। अच्छा हो वे हठ न करें और समय रहते बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें, अन्यथा एक साथ झटका पड़ने पर वे संभल न सकेंगे। अगले दिनों अर्थतंत्र चलेगा इसी तरह, मुड़ेगा इसी तरह। अतः धनाध्यक्षों को समय की चेतावनी इतनी ही है कि वे सीमित लाभांश में काम चलाएं, जो कमाएं उसमें लाभांश का सीमा बंधन हो। श्रमिकों को भागीदार रखें। शहरों का मोटापा हल्का होगा और दुबले गांव कस्बे बनकर मजबूत दृष्टिगोचर होने लगेंगे।